नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल सेशन में। तो दोस्तों, हम ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो यूपी पीसीएस 2023 की एग्जाम परीक्षा आने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत सारे टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अब जैसे हम भारत की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारतीय संरचना किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो हमने धारवाड़ तंत्र के बारे में पढ़ा, हमने अर्कियन तंत्र के बारे में पढ़ा है, अर्कियन एज के बारे में, हमने कुड़प्पा के बारे में पढ़ लिया है, हमने विंध्याचल के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पुराजीवी तंत्र के बारे में। तो पुराजीवी तंत्र के बारे में क्या खासियत रही इसकी, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आज सारे के सारे हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो कैम्ब्रियन से। पुराजीवी तंत्र जो है ना आपका, वो कैम्ब्रियन युग से कार्बोनिफेरस ठीक है, कार्बोनिफेरस युग तक। तो यहाँ की हम बात करने वाले हैं। तो पुराजीवी तंत्र में क्या प्रमुख चीजें रही, क्या प्रमुख चीजें नहीं, इंपॉर्टेंट इससे संबंधित चीजें हैं। कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ, क्या प्रमुख बदलाव हुए पृथ्वी की संरचना में, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत देखो, इस पुराजीवी तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे क्या आते हैं समय मापक्रम आते हैं। तो हम समय मापक्रम के बारे में देखेंगे। तो जो भूगर्भीय समय मापक्रम, तो इनके बारे में हम देखने वाले हैं कि भूगर्भिक समय मापक्रम कौन कौन से ऐसे रहे भूगर्भिक समय मापक्रम जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे सब कौन कौन से काल हैं? ओडोविशियन काल आता है। उसके बाद आपका आ जाता है सिलूरियन एज आ जाता है। सिलूरियन एज के बाद आता है आपका डिवोनियन एज, और डिवोनियन एज के बाद आता है आपका कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस के बाद आता है परमियन। ठीक है, परमियन एज। तो इस पुराजीवी तंत्र की खासियत जो रही है वो क्या रही है? समय मापक्रम। तो इसके तहत ही बहुत सारे समय मापक्रम आते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आया था? ऑर्डिविशियन युग आया, उसके बाद सिलूरियन एज आया, उसके बाद डिवोनियन एज आया, उसके बाद आपका कार्बोनिफेरस काल आया, उसके बाद परमियन एज आया। तो पुराजीवी तंत्र भी कई भागों में बटा हुआ है। तो जो प्रमुख समय मापक्रम के हिसाब से जो भूगर्भिक समय मापक्रम रहा है उसमें आपकी ये बहुत सारी चीजें, ये एजें आई हुई हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो पुराजीवी जो महाकल्प है, जिसको आप पैलियोजोइक एज भी बोल सकते हैं, तो पुराजीवी जो महाकल्प है पैलियोजोइक एज, तो पुराजीवी महाकल्प में आप पैलियोजोइक एज भी इसको बोल सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो 570 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर ये आपका रहा है लगभग 24.5 मिलियन वर्ष पूर्व। तो मतलब आज से अगर हम देखें तो आज से लगभग 570 मिलियन साल पहले, 570 मिलियन वर्ष पहले से लेकर, जैसे हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो हम हड़प्पा के बारे में पढ़ लेते हैं, आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता थी। तो 5000 से लेकर कितना, जैसे वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग की 1500 से लेकर 600 बीसी तक था। तो 1500 से 600 मतलब आज से अगर देखा जाए तो कितना साल पुराना हो गया? लगभग 3-3.5 हजार साल पुराना था हमारा। ठीक है, तो उसी तरीके से उल्टा क्रम में चलता है। तो 570 मिलियन वर्ष से लेकर बाद का जो 24.5 मिलियन वर्ष पूर्व रहा है वो आपका पुराजीवी तंत्र रहा। और वो समय मापक्रम किन किन भागों में बटा हुआ था? वो लगभग 3-4-5 भागों में बटा हुआ था। जैसे ऑर्डिविशियन एज के बारे में, सिलूरियन एज उसी समय था, डिवोनियन एज, कार्बोनिफेरस और परमियन एज। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। हम लोग एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे मेंस लिखने में भी यहाँ से मदद मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं और एक भी पॉइंट कहीं जाएगा नहीं, तो ध्यान रखना इस चीज को। हम इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, इस समय ही पृथ्वी पर पहली बार जीवन के संकेत मिले थे। तो पृथ्वी पर जीवन के संकेत, तो पृथ्वी पर जीवन के संकेत पहली बार, तो पृथ्वी पर जीवन के संकेत पहली बार कब मिले थे? तो पुराजीवी तंत्र में ही मिले थे। मतलब कि पैलियोजोइक एज जो था उस समय ही भारत में क्या हुआ था कि पहली बार जीवन पृथ्वी पर पहली बार जीवन के संकेत मिले थे। ठीक है, उसके बाद ही आपका जो विभाजन हुआ था, हमारा जो पेंजिया था वो टूटा था। तो ध्यान रखेंगे कि किस समय पहली बार पृथ्वी पर जीवन के संकेत मिले थे, तो ये आपका पुराजीवी तंत्र ही था। और पुराजीवी तंत्र में कई समय मापक्रम भी आ जाते हैं। कौन कौन से एज आ जाते हैं हमने बता दिया। पुराजीवी तंत्र आपका पहले जो एक एरा जो आपका 570 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर आपका 24.5 मिलियन वर्ष पूर्व तक था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो इस समय के जो सेल है, जो पैलियोजोइक एज के सेल हैं, तो ये सेल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सेल आज भी रीवा जो है ना, मध्य प्रदेश। तो रीवा कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। तो आप अगर इसको मैप में करना चाहेंगे क्लियर,
तो किस तरीके से करेंगे, तो मैप काफी इंपॉर्टेंट है, मैप बनाते रहो। तो ये आपका मध्य प्रदेश मध्य का भाग पड़ जाता है, तो इतना तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम देखेंगे ये आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का जो रीवा है, रीवा कौन सा क्षेत्र है, रीवा आपका वही इलाहाबाद, सतना, रीवा। तो रीवा का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको इस प्रकार यहाँ इसके सेल मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, पैलियोजोइक एज के आपके सेल मिल जाएंगे। किस जगह मिल जाएंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे रीवा में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परजीवी तंत्र कब से कब तक था, उसके समय कितने भूगर्भिक समय मापक्रम रहे हैं, और जीवन के संकेत पहली बार पृथ्वी पर किस काल में मिले। एग्जाम में देखो सिंगल लाइनर जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां तो डायरेक्ट पूछ देते हैं कि किस काल में मिले। दूसरा क्या है कि जो इस समय के सेल हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, तो आज भी कहां पर है, रीवा में पाए जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इस क्रम में चट्टानों का विस्तार। तो अगर चट्टानों का विस्तार देखा जाए तो चट्टानों का विस्तार कहां कहां हुआ, तो चट्टानों का विस्तार यहां पर हुआ पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल में है आपकी लिद्दर घाटी। अब लिद्दर घाटी भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि लिद्दर घाटी कहाँ पर है, तो आपकी लिद्दर घाटी आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू में पड़ती है, जम्मू में लिख देता हूँ यहाँ पर, लिद्दर घाटी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पीर पंजाल में इनकी चट्टानों का विस्तार है, लिद्दर घाटी में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कांगड़ा घाटी में है, शिमला में है, ठीक है, आदि। कुमाऊं में भी अगर देखना चाहे तो हम कुमाऊं में भी है, गढ़वाल कुमाऊं। तो इस प्रकार से जो पुराजीवी तंत्र की चट्टानें हैं उनका निर्माण जो विस्तार है वो कौन कौन सी जगह पर है, तो पीर पंजाल में भी है, लिद्दर घाटी में भी है, कुमाऊं में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, कांगड़ा में भी, शिमला। तो शिमला भी आप जाएंगे तो आपको पुराजीवी तंत्र पैलियोजोइक एज की चट्टानें मिल जाएंगी। और कुमाऊं जाएंगे, गढ़वाल जाएंगे, वहां मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है वहां पर मिल जाएंगी। कांगड़ा घाटी आप जाएंगे वहां पर मिल जाएगी। लिद्दर घाटी आपकी जम्मू कश्मीर में है, वहां पर मिलेगी। और पीर पंजाल जो क्षेत्र है, तो अगर हम पीर पंजाल की बात करते हैं तो पीर पंजाल लद्दाख जस्कर पीर पंजाल, ठीक है। तो जैसे हम पहाड़ पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तो हम सारी श्रेणियों के बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक। तो पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा पीर पंजाल है, तो यहाँ पर मिलती है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश आपका ये वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का ये वाला क्षेत्र रहा। कुमाऊं गढ़वाल थोड़ा सा और इधर आ जाएंगे तो ये रहा गढ़वाल का कुमाऊं का एरिया रहा। शिमला बाकी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लिद्दर घाटी आपकी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है। तो ये आपका जो क्षेत्र है ये लिद्दर घाटी का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि चट्टानों का जो विस्तार हुआ है कहाँ कहाँ पर हुआ है और कौन कौन सी जगह पर हुआ है, तो इसको नोट कर लो, इसको ध्यान रखो। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो हम पूरा एक एक पॉइंट उठा के पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखो, इसको बना लो, नोट करो, कुछ भी करो। इस तरीके से मेंस की ज्योग्राफी, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल मेंस है उनके लिए काफी मददगार होगा ये, क्योंकि यूपी पीसीएस में 2 पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड होगा। और क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे ना, उसके बाद जाके मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना, वहाँ पर इस तरीके से लिखना है, तो काफी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और अब देखो इस काल में क्या हुआ था कि जो पेंजिया था, पेंजिया का विभाजन हुआ। अब ध्यान रखना कि पैलियोजोइक जो पुराजीवी तंत्र था इस समय पर ही पेंजिया का विभाजन हुआ था। अब पेंजिया का मतलब क्या था कि जैसे ये पूरी पृथ्वी थी तो पूरी पृथ्वी में एक ही भूभाग था जिसको हम क्या बोलते थे, पेंजिया। ये था हमारा पेंजिया और ये था हमारा क्या, पैंथालासा, ठीक है। तो पेंजिया और पैंथालासा था, ठीक है। तो 2 ही चीज थे, एक तो ये महासागर था और दूसरा क्या था, लैंड एरिया, जिसको पेंजिया। तो पेंजिया कब टूटा, जब ये टूटा तो 2 भागों में टूटा। एक था आपका, जब ये टूटा तो 2 भागों में टूटा, एक तो आपका ऊपर का भाग आ गया और दूसरा आपका नीचे का भाग आ गया। ये वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड और ये वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये वाला लैंड क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और ये कहलाया गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये महासागर था, एक ही महासागर था, पैंथालासा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पेंजिया का विभाजन जो हुआ था वो किस काल में हुआ था, तो पुराजीवी तंत्र पैलियोजोइक एज में ही पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ था। तो हम इस बहुत समय पहले की कहानी पढ़ रहे हैं, लगभग वही बात है कि आज से 570 मिलियन वर्ष पहले की कहानी पढ़ रहे हैं पृथ्वी के इतिहास की, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बाद में क्या हुआ कि इन्हीं भ्रंशों से जब ये यहाँ पर ये टूटे तो उसी से आपका गोंडवाना लैंड निकला। अब गोंडवाना लैंड निकला तो अब इसके बाद क्या हुआ, तो गोंडवाना लैंड निकला, अंगारा लैंड। तो इसमें से जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताओ कि गोंडवाना लैंड जो हिस्सा था उससे कितने महाद्वीप बने और अंगारा लैंड जो हिस्सा था उससे कौन कौन से महाद्वीप बने, आधुनिक महाद्वीप बने। तो जल्दी से इसको कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन कौन से महाद्वीप आपके गोंडवाना लैंड से बने हैं, कौन कौन से महाद्वीप आपके अंगारा लैंड से बने हैं। बाकी तो ये विशाल समुद्र ही था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम देखते हैं अब कि गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें थी इनका निर्माण किस काल में हुआ था, तो इनका जो निर्माण था कौन सा काल था, ये आपका था कार्बनी काल। अब कार्बनी काल का मतलब क्या है कि जब ज्वालामुखी बहुत बड़ा ज्यादा उद्गार होने लगे थे, कार्बनी काल में हुआ था और जुरासिक काल में हुआ था। किसमें हुआ था, जुरासिक काल में,
तो उसको ध्यान रखेंगे कि इसमें आगे चल के जो गोंडवाना लैंड वगैरह में जो चट्टानों का निर्माण हुआ था वो किस काल में हुआ था, वो कार्बनी काल में हुआ था और किस में हुआ था, आपका जुरासिक काल में हुआ था। तो पैलियोजोइक एज के बाद ही आपका कार्बनी काल आता है, ठीक है, कार्बनी काल के बाद जुरासिक काल वही जुरासिक पार्क वाले जिस समय डायनासोर यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है, मूवी वगैरह भी देखी होगी, तो जिस समय डायनासोर वगैरह थे उस समय को ही हम जुरासिक काल कहते हैं। तो उसके बाद ही ये यहाँ पर जुरासिक काल शुरू हुआ था, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं अगला पॉइंट, अब देखते हैं हम, अभी हमने पढ़ लिया पुराजीवी तंत्र के बारे में, कैम्ब्रियन युग से कार्बोनिफरस युग हम पढ़ रहे हैं। तो उस समय पुराजीवी तंत्र में कई भूगर्भिक मार्ग आए, इसमें से हमने 3 4 5 को पढ़ लिया है, पर्मियन एज वगैरह, ऑर्डिवियन, सिल्वरियन एज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसमें क्या है कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से हुई, कहाँ पर उनके सेल पाए गए, ठीक। अब पेंजिया किस काल में पेंजिया टूटा और पृथ्वी पर जो जीवन था, जो जीवाश्म था, वो कब से मिलने शुरू हुए थे, तो इसको हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम देखते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब हम मेसोजोइक महाकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, मेसोजोइक महाकल्प। थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहली बार में समझ नहीं आएगा, 2-3 बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें ज्योग्राफी में कभी पढ़ाई नहीं जाती हैं, डायरेक्ट है पर्वत, पहाड़, नदी, नाले ये सब रट लो और खत्म कर लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगर ना आए समझ में तो इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेसोजोइक महाकल्प और गोंडवाना तंत्र। अब हम गोंडवाना तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोंडवाना लैंड ही है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही हमारा भारतीय उपमहाद्वीप रहा है, जो जाके आगे तिब्बत के पठार से टकराया था, जिससे कि हिमालय का उद्गार हुआ था और एक लाइन पड़ गई थी पूरी आपकी प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर के बीच में, वहीं पर ही टेथिस सागर का निर्माण हुआ था। उस टेथिस सागर से ही बाद में हिमालय जो टेथिस सागर से के ऊपर जो निकला है वो हिमालय निकला है, वो हिमालय की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऊपर से ग्लेशियर से लाकर नदियों के द्वारा जो अवसाद इकट्ठे किए गए तो वो समुद्र पूरा भरा। समुद्र भरने के बाद जब गोंडवाना लैंड ऊपर तिब्बत के पठार से टकराया तो वहाँ पर क्या हुआ, कन्वर्जिंग प्लेटों की वजह से क्या हो रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभी, अब हम क्या पढ़ेंगे, मेसोजोइक महाकल्प के बारे में। अच्छा, मेसोजोइक का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मध्य जीवन, ठीक है। क्या होता है, मध्य जीवन। तो मेसोजोइक का मतलब क्या होता है, मध्य जीवन। तो ये आपका मध्य जीवन है, ठीक है, मध्य के समय का जीवन है। तो इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ देते हैं कि मेसोजोइक का मतलब क्या होगा। अब इस काल में क्या हुआ था कि इस काल में अकशेरुकी वर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जीवाश्म का आधिपत्य हो गया था। क्या हो गया था, जीवाश्म का आधिपत्य हो गया, आधिपत्य हो गया। अब ये काल आते आते क्या हुआ था कि इस समय जो वर्टिब्रेट्स जीव थे, जिनके मतलब रीढ़ की हड्डियां होती है जैसे हमारे अंदर होती हैं, इंसानों के अंदर होती हैं, तो उन जीवों का यहाँ पर क्या हो गया था, वर्चस्व हो गया था। तो एग्जाम में कभी भी आ सकता है जो रीढ़ की हड्डी, जो वर्टिब्रेट, जो आपके अकशेरुकी जो जीवाश्म है, इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो ये थी आपकी मेसोजोइक काल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जीवन दिखने लगा था, जीवन बढ़िया से बनने लगा था। कौन सा काल था ये, मेसोजोइक काल था, ठीक है। यहाँ पर रीढ़ वाले जो जानवर हैं, जो रीढ़ वाली हड्डी जिनकी है, वो जानवरों की वर्चस्व होना शुरू हो गया था, वर्चस्व हो गया था, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें कि अब गोंडवाना लैंड का, अब इस महाकल्प के 3 जो हैं, अब इस महाकल्प के 3 उपकल्प हैं। अब इस जो कल्प है इसके 3 उपकल्प हैं। अब वो कौन कौन से हैं तो उनको हम देखेंगे। इसमें 3 युग रहे थे, एक आपका था ट्रियासिक युग, दूसरा था आपका जुरैसिक और तीसरा था क्रिटेशस, ठीक है। तो मेसोजोइक महाकल्प में भी 3 उपकल्प रहे, जिसमें आपका ट्रियासिक महाकल्प था, जुरैसिक था और क्रिटेशस था। तो इनकी क्या प्रमुख खासियत थी, क्या विशेषताएं रही, इसके बारे में अभी हम देखते हैं आगे। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी खत्म करना है, यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3 उपकल्प महाकल्प रहे हैं, इसके बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। 3 उप महाकल्प रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो चट्टानें वगैरह थी, जो इस समय जो श्रेणियां हैं, तो मेसोजोइक महाकल्प की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो देखिए, तो इस तंत्र की प्रमुख श्रेणियां, तो इस तंत्र की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसमें से जो हम पहली श्रेणी देखते हैं वो श्रेणी कौन सी है, तो ये है आपकी तलचर श्रेणी। कमेंट
अच्छा मैं ही बता देता हूँ। तो तलचर श्रेणी, तो मेसोजोइक महाकल्प की जो प्रमुख श्रेणियों में से आती हैं, इसमें से प्रमुख कौन सी है, ये आपकी है तलचर श्रेणी। अब तलचर श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी उड़ीसा में पाई जाती है तलचर श्रेणी, ठीक है। अब उड़ीसा में तो पाई जाती है, अब इसकी खासियत क्या है तलचर श्रेणी की, तो इसमें आपको अच्छी गुणवत्ता का कोयला, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता का कोयला। तो तलचर श्रेणी में कौन सी क्या पाया जाता है, तो अच्छी गुणवत्ता का कोयला यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तलचर श्रेणी में, जो कि आपकी उड़ीसा में विद्यमान है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग आपका ताप संयंत्र में होता है। तो ये आपकी किस काल की चट्टानों से निकला हुआ है, तो मेसोजोइक महाकल्प जो था उस समय जो गोंडवाना चट्टानें थी, उन चट्टानों से ही क्या निकलता है, अच्छी गुणवत्ता का कोयला निकलता है, जिससे कि ताप संयंत्र में इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे तलचर श्रेणी कहाँ पर है, उड़ीसा में। डायरेक्ट किसी में पूछ देते हैं कि अच्छी श्रेणी का कोयला कहाँ से निकलता है और तलचर श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। दूसरी अगर हम श्रेणी की बात करते हैं तो दूसरी श्रेणी है दामुदा, ठीक है। अब दामुदा श्रेणी कहाँ पाई जाती है, देखो इसमें दामुदा श्रेणी में क्या होता है कि इसमें कोयले की जो परत होती है, इसमें कोयले की बहुत मोटी परत होती है, कोयले की परतों की अधिक मोटाई पाई जाती है। देखो यहां पर क्या होता है, दामोदर श्रेणी में जो कोयला है, कोयले की जो परतें हैं, इनकी मोटाई बहुत अधिक है। यहां पर मोटाई तुलनात्मक बहुत ज्यादा अधिक है, जहां जो अन्य जगह पर जो पाई जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे हम। आगे अगर हम बात करते हैं, इसमें अगला पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें जो कोयले की जो मोटाई है, कोयले की जो मोटाई है वो पश्चिम में, आप अगर देखेंगे कोयले की परतों की मोटाई जो फैलाव है पश्चिम में अधिक है, पूर्व में कम है, ठीक है। तो पश्चिम में पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक मोटाई है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपकी दामोदर श्रेणी की जो चट्टानें हैं, दामोदर श्रेणी है, उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में बहुत मोटी मोटी परतों का कोयला पाया जाता है। अब ये पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में इनकी अधिक मोटाई होती है, ठीक है। अब इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं दामोदर श्रेणी में, तो दामोदर श्रेणी का जो एग्जाम्पल आपका आ जाता है, ये आ जाता है झारखंड। अब झारखंड में कौन कौन सी जो खाने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो रानीगंज काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, रानीगंज हो गई, झरिया हो गई, करणपुरा हो गई और बोकारो। बोकारो का नाम तो सबने सुना ही होगा। तो ये प्रमुख जो आपके क्या हैं, ये जो प्रमुख खाने हैं ये इसी में पाई जाती हैं और इनसे ही बोकारो संयंत्र वगैरह जो भी संयंत्र हैं वहाँ पर कोयला पहुँचाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम देखें यहाँ पर कि जो दामोदर श्रेणी है ये कहाँ पर आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ती है और यहाँ पर कौन सी खान होती है, तो सिंगरौली की खान। सिंगरौली हो गया, कोरबा हो गया और पंचघाटी। तो ये खाने हैं यहाँ पर, यहाँ से बड़ी मात्रा में कोयला निकलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर हम मेसोजोइक युग जो गोंडवाना तंत्र की अगर हम चट्टानों के बारे में बात करते हैं और इनसे मिलने वाले जो कोयले की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम तलचर श्रेणी की बात करते हैं। तो तलचर श्रेणी आपकी कहाँ पर पाई जाती है, ये वाला क्षेत्र रहा, ये है आपका उड़ीसा का क्षेत्र। तो ये तलचर श्रेणी यहाँ पर पाई जाती है उड़ीसा में। अगर हम बात करते हैं दामोदर श्रेणी की, तो दामोदर श्रेणी में झारखंड, जो झारखंड किसको काट के बनाया गया, मध्य प्रदेश सॉरी बिहार को। तो झारखंड का ये वाला क्षेत्र रहा। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो रानीगंज, झरिया, करणपुरा, तो ये झारखंड है, ठीक है। रानीगंज हो गया आपका, रानीगंज हो गया, ठीक है, झरिया हो गया और आपका बोकारो हो गया। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर कोयला पाया जाता है। यहाँ पर बहुत मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं। बाकी आपका जो मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रीजन जो है ना, यहाँ पर भी आपकी जैसे कोरबा हो गया, कोरबा, पंचघाटी और सिंगरौली। तो ये बहुत ही प्रमुख कोयले के जो स्थल हैं, कोयले के जो खाने हैं, ये इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, किस श्रेणी में पाई जाती हैं। ये तो दामोदर श्रेणी, तो चाहे रानीगंज हो, झरिया हो, करणपुरा हो या बोकारो हो, ठीक है, या आपका सिंगरौली हो, कोरबा हो या पंचघाटी हो, ये सारे कौन सी श्रेणी की में आती हैं, ये सारी खाने ये दामोदर श्रेणी में आती हैं। और तलचर जो होता है, तलचर श्रेणी की जो कोयला निकलता है वो उड़ीसा में निकलता है, वो अच्छी गुणवत्ता का कोयला माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख श्रेणियाँ रही। आगे हम देखते हैं एक और श्रेणी बचती है किस युग की, गोंडवाना तंत्र की, जो आपकी मेसोजोइक युग है, उस युग की एक और श्रेणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो आ जाती है आपकी पंचट श्रेणी, ठीक है। अब पंचट श्रेणी क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो गोंडवाना की सबसे नवीन श्रेणी है ये, किसकी है, गोंडवाना की सबसे नवीन श्रेणी।
अब मतलब नवीन का मतलब है कि सबसे सबसे बाद में बनी है, मतलब ये सबसे यंग है, सबसे नवीन है। सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? तो आपकी पंचट श्रेणी भी है गोंडवाना की, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे हुआ है? तो इसका नामकरण जो है ना आपकी कौन सा क्षेत्र था? तो रानीगंज। रानीगंज का जो पंचट पहाड़ी है उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ था। तो रानीगंज क्षेत्र में ये पड़ती है, रानीगंज में, रानीगंज क्षेत्र की पंचट जो पहाड़ी है उसके नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि गोंडवाना श्रेणी की सबसे नवीनतम जो आपकी श्रेणी है वो है पंचट श्रेणी, और किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो रानीगंज क्षेत्र की पंचट पहाड़ी में। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कोयले की परतें नहीं पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि कोयले की परतें नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना यहाँ पर इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हरे रंग का जो आपका यहाँ पर क्या पाया जाता है? कोयले की परतें नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर हरे रंग का बालू पत्थर मिलता है। बालू पत्थर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हरे रंग का जो आपका बालू पत्थर है ये कौन सी श्रेणी में मिलता है? तो पंचट श्रेणी में ही मिलता है। तो इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? प्रमुखतः 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी श्रेणियां थी? दामोदर श्रेणी हो गई, आपकी तलचर श्रेणी हो गई और पंचट श्रेणी हो गई। तो ये आपकी मेसोजोइक महाकल्प में बनने वाली जो चट्टान जो श्रेणियां हैं, चट्टाने हैं, जो जब ज्वालामुखी उद्गार वगैरह हुआ तो जब जमने के बाद जो कई वर्ष लग जाते हैं इन सब चीज़ों को बनने में, तो कोयले का निर्माण हुआ। तो जो क्षेत्र है ये आपका गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। अब गोंडवाना लैंड का क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में आता है? तो जैसे आपका गुजरात का कच्छ, काठियावाड़ का क्षेत्र हो गया है, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, आंध्रा का क्षेत्र हो गया, झारखंड का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, उड़ीसा का हो गया, कर्नाटक का हो गया। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये आपके किसमें आते हैं? गोंडवाना लैंड में ही आते हैं, ठीक है। और ये इसी को ही हम डेक्कन ट्रैप भी बोल देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसके बारे में हमने पढ़ा दिया है। मेसोजोइक महाकल्प क्या होता है, किस समय था, इसके बारे में क्या, मेसोजोइक का मतलब क्या है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको लिख लेना। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गोंडवाना तंत्र से हम देख लेते हैं कि गोंडवाना तंत्र से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। श्रेणियों के बारे में हमने बता दिया है। बाकी आपकी जो पंचट श्रेणी है ये भी इसी जगह पर पड़ती है, रानीगंज क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। तो मैप वगैरह बना लेना, इसको बना देना। आगे चलते हैं, आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में गोंडवाना लैंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि गोंडवाना प्रणाली की चट्टानों से भारत को, देखो यहां पर इस गोंडवाना चट्टानों से भारत को जो कोयला मिलता है, कोयला, भारत को कोयले का 95% भाग मिलता है। तो इसलिए हमें गोंडवाना श्रेणियों को ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो दामोदर श्रेणी हो, चाहे तलचर श्रेणी हो और चाहे आपकी पंचट श्रेणी हो। तो ये तीनों श्रेणियों को ध्यान रखना है, क्योंकि यह इसी श्रेणी से भारत का लगभग 95% कोयले का भाग प्राप्त होता है। तो इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अगला यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या निकल के आ जाता है, अगला पॉइंट है यहाँ पर कि भारत का जो सर्वोत्तम कोयला है, सर्वोत्तम कोयला इसी भाग में मिलता है। तो किसमें? सर्वोत्तम जो कोयला है, भारत का सर्वोत्तम कोयला इसी भाग में मिलता है। अब जैसे कोयला मिलता तो है, कोयला कहाँ मिलता है? आपका मेघालय में मिलता है। तो मेघालय का जो जैसे रेड होल माइनिंग होती है, तो जैसे पहाड़ों खोद खोद के वहाँ पर ब्लैक किया जाता है कोयले को, बच्चों को छोटे छोटे छेद करके बच्चों को अंदर उसमें डाल देते हैं। तो रेड होल माइनिंग उसको बोलते हैं। काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि ऐसा करने से मेघालय में बहुत सारी मौतें हुई थी। तो वहाँ पर कोयला उच्च नहीं मिलता है, उच्च मतलब बढ़िया किस्म का नहीं मिलता है। बढ़िया किस्म का कोयला कहाँ मिलता है? वो गोंडवाना श्रेणी में ही मिलता है, इस क्षेत्र में मिलता है। तो देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में ही बहुत बड़े बड़े संयंत्र लगाए गए हैं, चाहे वो कोरबा हो, चाहे सिंगरौली हो, चाहे बोकारो हो, झरिया हो, रानीगंज हो। तो यहाँ पर ही जहाँ पर कच्चा माल अच्छी मात्रा में मिलेगा वहीं पर ही बड़े बड़े ताप संयंत्र प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे कि भारत को बिजली की सप्लाई होती है। तो ध्यान रखो कि ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये गोंडवाना क्षेत्र है। और गोंडवाना जो तंत्र है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो मेसोजोइक महाकल्प में हुआ था, ठीक है। इसको हम ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, यहाँ से 95% भाग जो कोयले का वो हमें प्राप्त होता है। सर्वोत्तम कोयले का भाग सर्वोत्तम कोयला जो है ना इसी भाग से हमें प्राप्त होता है। अब देखो, मेसोजोइक महाकाल के बाद यहाँ पर आपको अगर कहा जाए तो इसके बाद ही आपको अपर जो कार्बनिक काल था उसको ही हम आर्यकाल भी कहते हैं। तो आर्यकाल किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो आपका कार्बनिक काल था, ठीक है, अपर कार्बनिक काल, ठीक है। तो कौन सा अपर कार्बनिक काल जो था इसको हम आर्यकाल भी कहते हैं, समझ गए। तो एग्जाम में आ जाएगा कि आप किस काल को आर्यकाल कहते हैं। तो अपर जो कार्बनिक फरस काल था उसको ही हम क्या बोलते हैं, वो उसको हम आर्यकाल भी कह सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। अब देखो, इस काल में ही क्या हुआ था गोंडवाना लैंड के, इस काल में ही हिमालय की जगह
अब देखो इस काल में क्या हुआ था कि हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था। इस समय जब ये क्षेत्र ऊपर टकराया था तो यहाँ पर हिमालय का निर्माण ना होकर एक लाइन क्रिएट हो गई थी। लाइन क्रिएट जो आपकी कैसे हो गई थी, तो वो लाइन क्रिएट आपकी प्रशांत महासागर से होते हुए, तिब्बत के पठार से होते हुए, ऊपरी भारत के हिस्से से निकलते हुए, पश्चिम में जो आपका अफगानिस्तान, ईरान, फारस वगैरह होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर तक निकल गई थी। तो वो एक लाइन थी। उस समय हिमालय नहीं था। किस समय हिमालय नहीं था? जब ये मेसोजोइक महाकल्प चल रहा था तो उस समय हिमालय नहीं था। उस समय इनका बनना शुरू हो रहा था। बाद में आके जो तृतीय काल आया है, टर्सरी एज आया है, वहां पर हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि इस काल में ही हिमालय की जगह क्या था आपका, भू अभिनति। हिमालय की जगह आपकी वृहत भू अभिनति थी। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। अब भू अभिनति क्या है? हाँ, जियोसिंक्लाइन कह सकते हैं। जियोसिंक्लाइन था मतलब एक लाइन थी। उस समय यहाँ पर हिमालय नहीं बना हुआ था। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इसको चट्टान जो थी 95% जो भारत का कोयला यहीं से मिलता है। सर्वोत्तम कोयला भी गोंडवाना तंत्र में ही पाया जाता है। आर्यकाल हम किसे बोलते हैं? तो अरपर जो कार्बनिक काल है उसको हम आर्यकाल बोलते हैं। इस काल में हिमालय नहीं था। हिमालय की जगह एक बहुत बड़ी जो भू अभिनति थी, जो प्रशांत महासागर से होते हुए अटलांटिक महासागर तक जाती थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी जगह पर ही बाद में जब क्या हुआ, ऊपर से अवसाद आने शुरू हो गए। तो बीच में टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर के ऊपर अवसादों का जमाव शुरू हुआ। तो इसलिए वहां पर जब टेक्टोनिक प्लेट धंसना शुरू हुई, कौन सी? कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट, तो वहां पर हिमालय का निर्माण हुआ। जब गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहाँ टकराया था? तिब्बत के पठार से टकराया था। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ बचे हुए गोंडवाना लैंड से। तो अब अगला पॉइंट क्या निकल के आता है हमारा, ठीक है। अब कार्बोनिफोरस काल के समय क्या हुआ कि जब ये ऊपर टकराया तिब्बत के पठार से लगा, तो उसके बाद जब टकराने के बाद यहाँ पर कई दरारें पड़ गई। अब जब दरारें पड़ गई तो दरारें पड़ने को, जब मान लीजिए तिब्बत के पठार से एक भूभाग टकरा रहा है, तो टकराने के बाद क्या हुआ, जब दो चीजें आपस में टकरा रही हैं तो टकराने के बाद दरार पड़ी। अब दरार पड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में डेक्कन ट्रैप में क्या हुआ कि ज्वालामुखी फटने लगे। तो उस समय जो आपका था कार्बोनिफोरस काल था, उस समय भारत में बहुत बड़ी मात्रा में ये जो क्षेत्र था यहाँ पर, क्योंकि यही क्षेत्र आप टकराया था, तो ये क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी उद्गार होने लगे। अब जब ज्वालामुखी उद्गार होने लगे बहुत बड़ी मात्रा में, तो ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद पूरे भारत में आपको लावा ही लावा मिलेगा। इस क्षेत्र में जो डेक्कन ट्रैप था, तो वो लावा निकलने के बाद जो मैग्मा बाहर निकला, वो निकलने के बाद किसका रूप ले लिया? चट्टानों का रूप ले लिया। इसलिए आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, तो उस क्षेत्रों पर जब आप बोरिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें निकलती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लावा निकला था उससे जमी हुई चट्टानें वहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए जब भी आप मध्य प्रदेश क्षेत्र वगैरह में जाएंगे तो जितना भी डेक्कन का पठार है वहाँ पर आप खुदाई करना शुरू करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर बोरिंग वगैरह करना। इसलिए पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और वो चट्टानें किस काल में बनी? वो कार्बोनिफोरस काल में ही बनी थी। ठीक है, इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। अब अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं तो डेक्कन ट्रैप में बड़े पैमाने पर लावा का उद्गार हुआ था। तो डेक्कन जो आपका ट्रैप था, तो बड़े पैमाने पर लावा का उद्गार हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बोनिफोरस काल में बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे थे। तो ये क्षेत्र था, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि तृतीय काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ही आपका तृतीय काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस काल में हुई थी? तो टर्सरी एज में हुई थी। तो हिमालय जो बना हमारा, हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो हिमालय की उत्पत्ति आपकी तृतीय काल में हुई थी। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, किस काल में हुई थी? तो हिमालय की उत्पत्ति तृतीय काल में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। और इसी काल में भारतीय उप महाद्वीप को आकार प्राप्त हुआ। तो इस काल में ही जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसको आकार प्राप्त हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप अपना पूरा आकार इसी काल में लेने लगा था। ठीक है, किस काल में लेने लगा था? तो ये आपका था तृतीय काल, जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी। तो ये इसी के उप हिस्से हैं, मतलब मेसोजोइक महाकल्प है, इसके ही उप महाकल्प हैं, चाहे वो तृतीयक हो, चाहे जुरासिक हो, चाहे जो आपका टर्शियन एज वगैरह हो। तो ये किसके हैं? ये इसी के ही क्या है? उपकल्प हैं। तो इस काल में ही जो भारतीय महाद्वीप था वो पूरी तरीके से आकार लेने लगा था। ठीक है, भारतीय महाद्वीप पूरी तरीके से आकार लेने लगा था। हिमालय की उत्पत्ति जो थी वो तृतीय काल में हुई थी। और डेक्कन ट्रैप में इस समय बड़े पैमाने पर क्या हो रहे थे? लावा का उद्गार हो रहा था। आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब
अब इसके बाद क्या हुआ कि जो प्लेस्टोसीन एज थी आपकी, कौन सी प्लेस्टोसीन एज, प्लेस्टोसीन युग जो था, उसमें क्या हुआ कि पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर बर्फ की परत जमी। अब हुआ क्या कि डेक्कन ट्रैप में जब क्या हुआ, मेसोजोइक महाकल्प के बाद कार्बोनिफरस काल आया, तो उस समय बहुत बड़े बड़े उद्गार हुए। जब लड़ा भारतीय क्षेत्र तिब्बत के पठार से, तो दरारें पड़ी, दरारों से लावा निकला, लावा निकलने के बाद वो जमना शुरू हुआ। जब लावा निकला तो बड़ी मात्रा में गैसें निकली, जब गैसें निकली तो उसने क्या हुआ, वायुमंडल को घेर लिया, और वायुमंडल को जब घेर लिया तो सूरज की रोशनी नहीं आ पाई, जिससे क्या हुआ कि प्लेस्टोसीन आते आते जो युग था उसमें पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर क्या जम गई, बर्फ की परत जम गई। तो एक एक क्रम बता रहे हैं। उससे पहले आपका जो तृतीय काल था उसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई, और इस काल में ही क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप अपना आकार प्राप्त कर चुका था। और उसके बाद क्या हुआ, प्लेस्टोसीन में आके पूरी पृथ्वी पर आधी जो पूरा लगभग पृथ्वी थी उस पर बर्फ की चादर पूरी तरीके से बिछ गई। तो कौन सा एज था, वो थी आपकी प्लेस्टोसीन एज। तो कार्बोनिफरस युग के बाद प्लेस्टोसीन एज थी, जिसमें क्या हुआ कि बर्फ की बहुत बड़ी मोटी चादर बिछ गई। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, नहीं लंबा सेशन हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं, तो अब क्या हुआ कि मानव का उद्भव विभिन्न हिस्सों पर प्रसार हुआ। तो इसके बाद ही जब बर्फ की चादर छटी, बर्फ जमी, और बर्फ की जमने के बाद धीमे धीमे जब बर्फ पिघलने लगी, गर्मी बढ़ी, तो उसके बाद क्या हुआ, तो यहीं पर ही फिर मानव क्या उद्भव होता है। क्या होता है कि मानव का उद्भव तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रसार हुआ। तो समझ गए होंगे आप कि भारतीय उपमहाद्वीप किस तरीके से तिब्बत के पठार से टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर भ्रंश पड़े, भ्रंश पड़ने के बाद लावा उद्गार हुआ कार्बोनिफरस काल में। लावा उद्गार होने के बाद क्या हुआ कि मैंने कई कल्प बताए हैं, फिर उसके उपकल्प बताए हैं। तो जब उद्गार हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि तृतीय काल में आकर आपकी हिमालय की उत्पत्ति शुरू हो गई। तो हिमालय किस काल में बना, तो तृतीय काल में बना। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर भारतीय जो उपमहाद्वीप था वो अपना रूप ले रहा था। उसी समय जब बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार हुए, गैसें बाहर निकली, तो उन्होंने सूरज की रोशनी को ढक लिया। ढकने के बाद यहाँ पर फिर से ठंड आ गई। तो ठंड आ गई तो ठंड जब जमना शुरू हुई, बर्फ जमना शुरू हुई, कौन से काल में, तो प्लेस्टोसीन युग में यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जमना शुरू हो गई। फिर उसके बाद जब बर्फ धीमे धीमे जब कोहरा छटा तो बर्फ पिघलना शुरू हुई। तो जब वो बर्फ पिघल रही थी उस समय ही मानव का उद्भव शुरू हुआ और विश्व में उनके विभिन्न हिस्सों का प्रसार हुआ। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेसोजोइक युग के गोंडवाना लैंड के बारे में मैंने बताया आपको, और पूरा जीवित तंत्र के बारे में बताया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं आपके क्रिटेशियस युग के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे इसके क्रिटेशियस युग के बारे में, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेंगे तो बाउंस मार जाएगा। तो इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार लगातार देख लेना। तो बारी बारी से जितना भी शुरुआत से शुरू हो रही है, क्योंकि हम भारत की संरचना के बारे में देख रहे हैं, किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ, किस प्रकार से भारत की संरचना हुई। तो अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ मेंस में भी इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान रखो, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, इन सब का टारगेट है हमारा इंडियन ज्योग्राफी बहुत डीपली पढ़ेंगे और एक भी पॉइंट छूटे ना पाए। नदी नाले पहाड़ दर्रे वर्रे भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में वो सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट बनते हैं, पॉइंट बनते हैं, वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, जैसे कोयले के जो प्रमुख स्थान है, कहाँ से कोयला बनता है, कहाँ से नहीं बनता है। तो इसी प्रकार से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, और कल हम क्रिटेशियस युग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।